नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं करते, बल्कि उन विचारों को समझते हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतें और अंततः आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सकते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की मनी माइंडसेट बदल दी। रॉबर्ट कियोसाकी की चर्चित किताब व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग समय के साथ और ज्यादा अमीर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि बाकी लोग उसी जगह पर अटके रहते हैं? क्यों कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं और बाकी लोग सैलरी, EMI और बिल्स के चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं? क्या फर्क है उनकी सोच में, उनके डिसीजंस में और उनके फाइनेंशियल एजुकेशन में? यही सवाल इस किताब का मूल है और यही सवाल इस वीडियो का भी। हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, जॉब्स करते हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या होता है, टैक्सेस किस तरह रिच लोगों के लिए एडवांटेज बन जाते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम को समझकर कैसे वही सिस्टम आपके लिए काम कर सकता है। इस वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सरल हिंदी में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि सोचें, महसूस करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई दिशा दें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना चाहते हैं, जो लाइफ में रैट रेस से बाहर निकलकर स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि रिच माइंडसेट क्या होता है, कैश फ्लो गेम कैसे काम करता है और क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी अपनी सोच बदलना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि रिच लोग कौन सी ऐसी बातें जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए साथ मिलकर इस किताब के गहरे लेसन्स को समझते हैं और अपनी सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। चैप्टर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी ही असली समस्या है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम सालों पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन जब बात पैसों को समझने की आती है तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं? यही वो सच्चाई है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी बहुत सरल लेकिन चुभने वाले तरीके से सामने रखते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स सब सिखाया जाता है, पर मनी कैसे काम करता है ये कोई नहीं सिखाता। परिणाम ये होता है कि हम बड़े होकर जॉब ढूंढते हैं, सैलरी पर निर्भर रहते हैं और धीरे धीरे बिल्स, EMI, लोन्स और एक्सपेंसेस के जाल में उलझ जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे छात्र की जिसने हमेशा क्लास में टॉप किया, एक अच्छी डिग्री ली और एक रिप्यूटेड कंपनी में नौकरी पाली। उसकी इनकम ठीक है, लाइफस्टाइल भी ठीक दिखता है, लेकिन हर महीने की शुरुआत सैलरी से होती है और अंत एक्सपेंसेस पर आकर खत्म हो जाता है। वो सोचता है कि अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी महंगा हो जाता है। नई कार, बड़ा घर, ज्यादा EMI और वो उसी चक्र में फंसा रह जाता है। बाहर से सब कुछ सक्सेसफुल दिखता है, पर अंदर से फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं दूर होती जाती है। यहीं पर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी हमें रोक देती है। हम ये नहीं समझ पाते कि इनकम से ज्यादा जरूरी है कैश फ्लो को समझना, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क जानना और ये समझना कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। हम सिर्फ पैसे के लिए काम करना जानते हैं, लेकिन पैसे को अपने लिए काम करवाना नहीं जानते। रिच लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे पैसे की भाषा समझते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी चीज एसेट है जो फ्यूचर में इनकम देगी और कौन सी लायबिलिटी है जो जेब से पैसा निकालेगी। वे टैक्स, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सिस्टम को समझते हैं। यही नॉलेज उन्हें धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। सोचिए, अगर बचपन से हमें यह सिखाया जाता कि सैलरी से पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्लान करने हैं, डेट को स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करना है और रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है,
तो हमारी फाइनेंशियल जर्नी कितनी अलग हो सकती थी। लेकिन क्योंकि ये नॉलेज हमें नहीं दी जाती, हम ट्रायल एंड एरर में सालों गवा देते हैं। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं, माइंडसेट की भी है। जब हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती तो हम डर के साथ डिसीजंस लेते हैं, रिस्क से बचते हैं, इन्वेस्टमेंट से डरते हैं और हमेशा सेफ जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन यही सेफ जोन हमें एवरेज बनाए रखता है। रॉबर्ट कियोसाकी यही संदेश देते हैं कि असली प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, असली प्रॉब्लम फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। जब तक हम पैसे के रूल्स नहीं समझेंगे, तब तक हम उसी सिस्टम में फंसे रहेंगे जो हमें बिजी रखता है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं बनने देता। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें वो नजर देती है जिससे हम दुनिया को अलग तरीके से देखने लगते हैं। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं और पैसा एक टूल बन जाता है, लाइफ का पर्पस नहीं। जब इंसान पैसे को समझ लेता है, तब वो पैसे का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उसका मालिक बन जाता है। यही बदलाव सोच में, यही जागरूकता किसी भी आम इंसान को फाइनेंशियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का सही मतलब। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी पाते हैं, ईएमआई भरते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं और फिर भी महीने के अंत में सोचते रह जाते हैं, पैसा गया कहाँ? यही वो जगह है जहां रॉबर्ट कियोसाकी की सोच हमें झकझोरती है। वो कहते हैं कि समस्या हमारी इनकम की नहीं, हमारी समझ की है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे देखते हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि घर खरीद लो, ये सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन क्या सच में? अगर वो घर हर महीने आपसे ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स और खर्च मांग रहा है, तो क्या वो आपको पैसा दे रहा है या आपसे ले रहा है? कियोसाकी इसी भ्रम को तोड़ते हैं। उनके अनुसार कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है, और जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है, चाहे समाज उसे कितना भी एसेट कहे। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो सालों की बचत से एक बड़ा घर खरीदता है। वो गर्व महसूस करता है, परिवार खुश होता है, सोसाइटी में स्टेटस बढ़ता है। लेकिन हर महीने ईएमआई, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब मिलकर उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। बाहर से वो सेटल्ड दिखता है, लेकिन अंदर से वो फाइनेंशियल प्रेशर में जी रहा होता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति छोटा सा किराए का घर लेकर रहता है, लेकिन अपनी बचत से एक छोटी दुकान या रेंटल प्रॉपर्टी खरीद लेता है जो हर महीने इनकम देती है। धीरे धीरे वही इनकम बढ़ती है और उसकी फाइनेंशियल लाइफ मजबूत होती जाती है। यही माइंडसेट का फर्क शुरू होता है। हम अक्सर इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। लोग क्या कहेंगे? अपना घर होना चाहिए, नई गाड़ी लेनी है। लेकिन रिच लोग इमोशनल नहीं, लॉजिकल फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। वे पूछते हैं, ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? एसेट्स सिर्फ प्रॉपर्टी या बिजनेस नहीं होते। एक स्किल जो आपको इनकम दे, एक इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न्स दे, एक सिस्टम जो आपके बिना काम करे, ये सब एसेट्स है। वहीं एक्सपेंसिव फोन, लग्जरी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड लाइफस्टाइल, अगर इनकम जनरेट नहीं कर रहे तो वे लायबिलिटीज हैं, भले ही वे हमें खुशी दे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज को एसेट्स समझकर खरीदता है और फिर जिंदगी भर उन्हें ढोता रहता है। ईएमआई की चेन्स इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान रिस्क लेने से डरने लगता है। वो सोचता है, जॉब छोड़ूंगा तो ईएमआई कैसे भरूंगा? और यहीं से रैट रेस शुरू होती है। कियोसाकी की सोच हमें ये सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा कमाने से नहीं, सही चीजें खरीदने से आती है। जब आप एसेट्स पर फोकस करते हैं तो धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस नहीं। आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। यह विचार सिंपल है लेकिन पावरफुल है। यह हमारी सालों पुरानी कंडीशनिंग को चैलेंज करता है। यह हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस दिखावे से नहीं, कैश फ्लो से आती है। और जब यह समझ मन में बैठ जाती है
तो इंसान हर खरीदारी से पहले रुककर सोचता है, क्या ये मेरी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत करेगा या कमजोर? यही समझ एक आम व्यक्ति और फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति के बीच की सबसे बड़ी दूरी है। चैप्टर 3, कैश फ्लो गेम और रैट रेस से बाहर निकलना। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर सुबह अलार्म की आवाज पर उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है, ट्रैफिक में घंटों फंसकर ऑफिस पहुंचता है, दिन भर मेहनत करता है और महीने के अंत में सैलरी आने का इंतजार करता है। सैलरी आती है, कुछ ईएमआई में चली जाती है, कुछ बिल्स में, कुछ एक्सपेंसेस में, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की डेली रियलिटी है। यही है वो रैट रेस जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी बहुत गहराई से बात करते हैं। ये दौड़ ऐसी है जिसमें इंसान दौड़ तो बहुत रहा होता है, पर आगे कहीं पहुंच नहीं रहा होता। इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, प्रमोशन मिलता है तो लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है, कार बड़ी हो जाती है, घर बड़ा हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस भी उतना ही बड़ा हो जाता है। बाहर से लाइफ कंफर्टेबल दिखती है, लेकिन अंदर से मन हमेशा टेंशन में रहता है। अगर जॉब चली गई तो, अगर हेल्थ इश्यू हो गया तो, अगर ईएमआई भर न पाए तो। कियोसाकी बताते हैं कि रैट रेस से निकलने का रास्ता हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल थिंकिंग है। समस्या ये नहीं कि लोग काम नहीं करते, बल्कि समस्या ये है कि लोग अपने पैसे को काम करना नहीं सिखाते। वे सिर्फ टाइम के बदले मनी कमाते रहते हैं, जबकि अमीर लोग मनी को इनकम जनरेट करने के लिए लगाते हैं। कैश फ्लो गेम का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसी इनकम हो जो आपके सोते समय भी आती रहे, ऐसी इनकम जो जॉब पर डिपेंड न हो, ऐसी इनकम जो आपके बिल्स, एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल को खुद संभाल ले, यही है पैसिव इनकम, जो रैट रेस से बाहर निकलने की असली चाबी है। एक आम इंसान सैलरी से एक्सपेंसेस चलाता है, लेकिन एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान एसेट्स बनाता है, जैसे रेंटल इनकम, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, जो हर महीने कैश फ्लो जनरेट करते हैं। धीरे धीरे ये एसेट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जॉब की जरूरत कम होने लगती है। यही वो पॉइंट है जहां इंसान रैट रेस से बाहर निकलता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। रैट रेस में फंसा इंसान सोचता है, मुझे और पैसा कमाना है। रैट रेस से बाहर निकलने वाला इंसान सोचता है, मुझे ऐसे एसेट्स बनाने हैं जो मेरे लिए पैसा कमाए। जब ये सोच बदलती है, तब लाइफ बदलने लगती है। डर कम होने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और इंसान फ्यूचर को लेकर एंग्शियस नहीं बल्कि एक्साइटेड महसूस करता है, क्योंकि अब वो सिर्फ सैलरी पर नहीं, अपने कैश फ्लो सिस्टम पर डिपेंड करता है। यही वो मेंटल शिफ्ट है जो कियोसाकी हमें सिखाना चाहते हैं। काम से नहीं, कैश फ्लो से अमीर बनो। टाइम बेचकर नहीं, सिस्टम बनाकर इनकम कमाओ। रैट रेस में तेज दौड़ने की बजाय उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। चैप्टर 4, टैक्स लॉज अमीरों के लिए फायदे का टूल है। कभी आपने नोटिस किया है कि साल भर मेहनत करने के बाद जब सैलरी अकाउंट में आती है, तो उससे पहले ही टैक्स उसका एक हिस्सा क्वाइटली काट लेता है, और फिर वही पैसा किसी और के हाथों में जाकर इन्वेस्टमेंट्स बन जाता है। यही वो जगह है जहां आम आदमी और रिच माइंडसेट के बीच का फर्क शुरू होता है। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, टैक्स सिस्टम गरीबों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि समझदार लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए बना है। फर्क बस इतना है कि कौन सिस्टम को समझता है और कौन उससे डरता है। सोचिए, एक एम्प्लॉय सुबह से शाम तक काम करता है, महीने के अंत में सैलरी मिलती है, फिर टैक्स कटता है, ईएमआई जाती है, बिल्स भरते हैं, और जो बचता है उससे लाइफ चलती है। दूसरी तरफ एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर होता है जो पहले इन्वेस्टमेंट करता है, एसेट्स बनाता है, बिजनेस एक्सपेंसेस दिखाता है, और अंत में जो बचता है उस पर टैक्स देता है। ये लीगल गेम है, कोई चीटिंग नहीं। फर्क सिर्फ नॉलेज का है। एक छोटी सी कहानी समझिए। दो दोस्त थे, राहुल और अर्जुन। दोनों की इनकम लगभग बराबर थी। राहुल नौकरी करता था, अर्जुन ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया।
राहुल हर साल टैक्स भरकर सोचता था कि सरकार उसका पैसा ले रही है। अर्जुन वही टैक्स लॉस पढ़कर समझ रहा था कि कौन सा एक्सपेंस बिजनेस में दिखाया जा सकता है, कौन सी इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट दे सकती है और कैसे प्रॉफिट को एसेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ साल बाद राहुल के पास लायबिलिटीज बढ़ गई, जबकि अर्जुन के पास एसेट्स और कैश फ्लो। इनकम लगभग सेम थी, लेकिन नेटवर्थ में जमीन आसमान का फर्क आ गया। यही माइंडसेट कियोस्की समझाते हैं। अमीर लोग टैक्स से भागते नहीं, वे टैक्स कोड को पढ़ते हैं। वे समझते हैं कि सरकार बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स को एनकरेज करती है, क्योंकि वे जॉब्स क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी ग्रो करते हैं। इसलिए टैक्स लॉज में उनके लिए कई डोर्स खुले होते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये नॉलेज नहीं होती, वे उन्हीं डोर्स के बाहर खड़े रह जाते हैं। रिच लोग पहले पैसा कमाते नहीं, पहले सिस्टम को समझते हैं। वे जानते हैं कि कंपनी के नाम पर एसेट खरीदना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, बिजनेस एक्सपेंसेस को स्मार्टली मैनेज करना, ये सब लीगल तरीके हैं जिनसे टैक्स कम होता है और वेल्थ बढ़ती है। जबकि मिडिल क्लास ये सोचकर डरती है कि टैक्स प्लानिंग मतलब रिस्क या इलीगल काम। जबकि सच ये है कि इग्नोरेंस सबसे बड़ा रिस्क है। जब आप टैक्स लॉज को समझना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये सिस्टम आपके खिलाफ नहीं है। ये सिस्टम उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। यही कारण है कि रिच लोग हर साल और रिच होते जाते हैं, क्योंकि वे इनकम पर नहीं, स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। वे अपनी इनकम को ऐसे रास्तों में डालते हैं जहां टैक्स एडवांटेज मिलता है, और वही पैसा फ्यूचर एसेट्स बनाता है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। जब आप टैक्स को लॉस नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करते हैं, तभी आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदलती है। कियोस्की यही सिखाना चाहते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, और टैक्स लॉज उस इंटेलिजेंस का सबसे पावरफुल टूल है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि टैक्स हमारी कमाई का दुश्मन है, तब तक हम उसी चक्र में फंसे रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम समझ जाएंगे कि टैक्स सिस्टम को समझना ही वेल्थ क्रिएशन की है, उसी दिन से हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारी फाइनेंशियल रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 5, डेट का सही और गलत उपयोग। कर्ज ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर, तनाव और बोझ की भावना आ जाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि डेट से दूर रहो, उधार मत लो, लोन जीवन खराब कर देता है। लेकिन रॉबर्ट कियोस्की इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वे बताते हैं कि डेट दुश्मन नहीं है, गलत तरीके से लिया गया डेट दुश्मन है। सही तरह से लिया गया डेट अमीर बनने का सबसे पावरफुल टूल बन सकता है। जरा एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो दोस्त हैं। एक ने बैंक से लोन लेकर एक महंगी कार खरीदी। ईएमआई शुरू हुई। इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल, हर महीने जेब से पैसा जा रहा है। दूसरे ने उसी बैंक से लोन लेकर एक छोटा रेंटल प्रॉपर्टी खरीदा। ईएमआई वही, लेकिन हर महीने किराए के रूप में इनकम भी आ रही है। पहला व्यक्ति डेट के बोझ तले दबता जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी डेट का इस्तेमाल करके एसेट बना रहा है। फर्क लोन में नहीं, सोच में है। यही फर्क कियोस्की हमें समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि रिच लोग डेट से डरते नहीं, बल्कि उसे लेवरेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अपने पैसे से कम और बैंक के पैसे से ज्यादा एसेट्स बनाते हैं। उनका फोकस इस पर होता है कि लिया गया डेट ऐसी चीज में लगे जो फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करे। जबकि मिडिल क्लास और पुअर लोग डेट लेकर लायबिलिटीज खरीदते हैं। घर जो इनकम नहीं देता, कार जो वैल्यू घटाती है, गैजेट्स जो खुशी तो देते हैं पर इनकम नहीं। ये समझना बेहद जरूरी है कि गुड डेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और बैड डेट वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। गुड डेट आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है, बैड डेट आपको फाइनेंशियली वीक। जब आप इस माइंडसेट को समझ लेते हैं, तो डेट से डर खत्म हो जाता है। आप लोन को खतरा नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं। आप सोचते हैं, मैं इस बोरोड मनी से ऐसा क्या खरीद सकता हूं जो मुझे हर महीने इनकम दे? यही सवाल अमीर लोग खुद से पूछते हैं। डेट असल में एक मैग्नीफायर है। अगर आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कम है,
तो डेट आपको डुबो देगा। अगर आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो यही डेट आपको ऊपर उठा देगा। इसलिए कियोस्की बार बार फाइनेंशियल एजुकेशन पर जोर देते हैं, क्योंकि बिना नॉलेज के लिया गया डेट जाल है और नॉलेज के साथ लिया गया डेट सीढ़ी। ये विचार हमारे पारंपरिक सोच से अलग है, लेकिन यही सोच रिच माइंडसेट बनाती है। डेट से भागने के बजाय उसे समझकर, कंट्रोल में लेकर स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में बड़ा कदम है। जब आप अगली बार लोन शब्द सुने तो डरने के बजाय खुद से पूछिए, क्या यह डेट मुझे गरीब बनाएगा या अमीर? यही सवाल आपकी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा तय करेगा। चैप्टर 6, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर की सोच। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग वही दुनिया, वही मार्केट, वही अपॉर्चुनिटीज देखकर भी बिल्कुल अलग फैसले लेते हैं, और वही फैसले उन्हें धीरे धीरे एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर और फिर इन्वेस्टर बना देते हैं। यही माइंडसेट का फर्क है जो रॉबर्ट कियोस्की बहुत गहराई से समझाते हैं। फर्क पैसे की मात्रा में नहीं, सोच की दिशा में होता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों एक ही जॉब करते हैं, समान सैलरी पाते हैं। महीने के अंत में एक दोस्त सोचता है, बस सैलरी आ जाए, ईएमआई भर दूं, थोड़ा बचा लूं। दूसरा दोस्त सोचता है, इस सैलरी को मैं कैसे किसी सिस्टम में बदलूं जो मेरे बिना भी इनकम जनरेट करे। पहला व्यक्ति टाइम के बदले मनी कमाता है, दूसरा मनी के बदले टाइम खरीदना सीख रहा होता है। यही एम्प्लॉय माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का अंतर है। एंटरप्रेन्योर वही व्यक्ति है जो प्रॉब्लम को देखकर कंप्लेन नहीं करता, बल्कि अपॉर्चुनिटी देखता है। वो जॉब सिक्योरिटी के पीछे नहीं भागता, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान देता है। उसे पता है कि रिस्क से डरकर लाइफ नहीं बदली जा सकती। वो समझता है कि अगर आज मेहनत करके एक सिस्टम, एक बिजनेस, एक एसेट खड़ा कर लिया तो कल वही एसेट उसके लिए काम करेगा। वो अपने टाइम को बेचने के बजाय अपने आइडियाज और सिस्टम्स को मार्केट में उतारता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एंटरप्रेन्योर बनना सिर्फ शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब वही एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर की सोच अपनाता है। इन्वेस्टर इमोशन से नहीं, नंबर से फैसले लेता है। उसे एक्साइटमेंट नहीं, कैश फ्लो दिखाई देता है। वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागता, फंडामेंटल्स को समझता है। वो जानता है कि पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है और कब निकलना है। इन्वेस्टर माइंडसेट आपको सिखाता है कि हर एसेट को एक सवाल से देखो, क्या ये मेरे पॉकेट में पैसा डाल रहा है? अगर जवाब हाँ है तो वही सही दिशा है। इन्वेस्टर समय के साथ कंपाउंड होने की शक्ति को समझता है। वो जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि धैर्य से वेल्थ बिल्ड करता है। भावनाओं से भरी इस जर्नी में सबसे बड़ी बाधा डर होता है। फेलियर का डर, लॉस का डर, लोगों की बातों का डर। लेकिन जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर की सोच अपनाता है, वो समझ जाता है कि फेलियर भी एजुकेशन है। हर लॉस एक लेसन है जो फ्यूचर प्रॉफिट्स का रास्ता बनाता है। धीरे धीरे ये सोच आपकी डेली लाइफ में उतरने लगती है। आप खर्च करने से पहले सोचते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करते हैं और काम करने से पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आप जॉब को एंड गोल नहीं, स्टेपिंग स्टोन मानते हैं। आप पैसे के पीछे नहीं भागते, आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा खुद आपके पास आने लगे। यही माइंडसेट आपको रैट रेस से बाहर निकालता है। यही सोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाती है। जब आप एंटरप्रेन्योर की तरह वैल्यू क्रिएट करना और इन्वेस्टर की तरह वैल्यू इवैल्यूएट करना सीख जाते हैं, तब आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह बदलाव किसी बड़े कैपिटल से नहीं, बल्कि एक नई सोच से शुरू होता है। चैप्टर 7, पेपर एसेट्स वर्सेस रियल एसेट्स। कभी आपने महसूस किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन की कमाई उन चीजों में लगा देते हैं जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन वे असल में सिर्फ कागज पर लिखी हुई उम्मीदें होती हैं। बैंक की पासबुक, म्यूचुअल फंड्स की स्टेटमेंट, शेयर्स का पोर्टफोलियो, इंश्योरेंस पॉलिसीज की फाइल्स, ये सब हमें एक अजीब सा सुकून देती है। लगता है पैसा सुरक्षित है, बढ़ रहा है, फ्यूचर सिक्योर है।
लेकिन रॉबर्ट कियोस्की हमें इस भ्रम से बाहर निकालते हैं और एक असहज सच्चाई के सामने खड़ा कर देते हैं। पेपर एसेट्स और रियल एसेट्स के बीच का फर्क। पेपर एसेट्स वो है जो कागज या डिजिटल नंबर्स के रूप में मौजूद होते हैं। शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, ये सब किसी कंपनी, सिस्टम या मार्केट पर डिपेंड करते हैं। इनके पीछे असली कंट्रोल आपका नहीं, बल्कि मार्केट फोर्सेस, गवर्नमेंट्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है। आप सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, जो रूल्स खुद बनाता है और बदलता भी खुद है। अब जरा रियल एसेट्स की तरफ देखिए। रियल एस्टेट, बिजनेस, लैंड, गोल्ड, कमोडिटीज, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और जिन पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये वास्तविक दुनिया में मौजूद वैल्यू होते हैं। कियोस्की बताते हैं कि रिच लोग अपना पैसा पेपर एसेट्स में कम और रियल एसेट्स में ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम कभी भी बदल सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है, करेंसी की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन रियल एसेट्स अपनी असली कीमत बनाए रखते हैं। सोचिए, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, स्टॉक मार्केट गिरता है, बैंक्स डगमगाते हैं, तब जिनके पास सिर्फ पेपर एसेट्स होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी कागज की तरह ही हिल जाता है। लेकिन जिनके पास जमीन है, बिजनेस है, किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है, उनके पास इनकम का रियल सोर्स होता है। वे मार्केट की मर्जी पर निर्भर नहीं होते। ये फर्क सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं, माइंडसेट का है। मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट करो, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, जबकि रिच लोग सीखते हैं कि कंट्रोल कहाँ है। वे उस चीज में पैसा लगाते हैं जहां डिसीजन उनका हो, इनकम का सोर्स उनके हाथ में हो और वैल्यू किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड ना करे। कियोस्की एक और गहरी बात समझाते हैं। पेपर एसेट्स में आप अक्सर प्राइस पर फोकस करते हैं, जबकि रियल एसेट्स में आप वैल्यू पर फोकस करते हैं। प्राइस मार्केट तय करता है, वैल्यू आप क्रिएट करते हैं। एक बिजनेस खड़ा करना, प्रॉपर्टी डेवलप करना, लैंड होल्ड करना, ये वैल्यू क्रिएशन है, सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना काफी नहीं, सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। पेपर एसेट्स आपको कंफर्ट जोन में रखते हैं, लेकिन रियल एसेट्स आपको ओनरशिप और पावर देते हैं। यही सोच रिच लोगों को अलग बनाती है। वे नंबर्स के पीछे नहीं भागते, वे कंट्रोल के पीछे भागते हैं। वे जानते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट्स में नहीं, एसेट्स में बनती है। और शायद यही वो पल है जब व्यूअर को ये एहसास होता है कि असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि वो पैसा कहाँ काम कर रहा है, कागज पर या वास्तविक दुनिया में। चैप्टर 8, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल फ्यूचर। जब दुनिया बदलती है तो सिर्फ चीजें नहीं बदलती, पैसे का खेल भी बदल जाता है। कभी जमीन सबसे बड़ी ताकत थी, फिर फैक्ट्रीज आई, फिर इंफॉर्मेशन का दौर आया और अब हम उस समय में खड़े हैं जहां टेक्नोलॉजी खुद एक नई करेंसी बन चुकी है। रॉबर्ट कियोस्की इसी बदलाव की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। वे बताते हैं कि आने वाला फाइनेंशियल फ्यूचर उन लोगों का होगा जो टेक्नोलॉजी को समझेंगे, अपनाएंगे और उसे अपने लिए काम पर लगाएंगे। सोचिए, आज हम कैश बहुत कम यूज करते हैं। यूपीआई, कार्ड्स, ऑनलाइन वॉलेट्स, डिजिटल बैंकिंग पैसा अब हाथ में कम और स्क्रीन पर ज्यादा दिखता है। ये बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं है, ये संकेत है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्वाइटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कियोस्की बताते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और ट्रेडिशनल जॉब्स की पकड़ कमजोर होती जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां रूल्स अलग होंगे और विनर्स भी अलग होंगे। एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो दोस्त हैं, एक अपनी सैलरी पर खुश है, सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करता है और बैंक पर भरोसा करता है। दूसरा टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करता है, डिजिटल एसेट्स, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन जैसी चीजों पर पढ़ता है, एक्सपेरिमेंट करता है। कुछ सालों बाद जब फाइनेंशियल सिस्टम बदलता है
तो पहला दोस्त कंफ्यूज्ड हो जाता है, जबकि दूसरा दोस्त पहले से तैयार होता है। फर्क सिर्फ एजुकेशन का नहीं, अवेयरनेस और एडेप्टेबिलिटी का है। कियोस्की बताते हैं कि रिच लोग टेक्नोलॉजी से डरते नहीं, बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे समझते हैं कि ब्लॉकचेन सिर्फ एक टेक टर्म नहीं, बल्कि ट्रस्ट का नया सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ कॉइन नहीं, बल्कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से फ्रीडम की ओर एक कदम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सिर्फ एप्स नहीं, बल्कि इनकम के नए सोर्सेज हैं। आज यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ये सब टेक्नोलॉजी की देन है, जहां कोई भी व्यक्ति बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के ग्लोबल लेवल पर इनकम जनरेट कर सकता है। पहले बिजनेस शुरू करने के लिए ऑफिस, स्टाफ, कैपिटल की जरूरत होती थी। अब एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन ही काफी है। यही फाइनेंशियल फ्यूचर की असली झलक है। लेकिन कियोस्की एक वार्निंग भी देते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे वे उसी तरह पीछे छूट जाएंगे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कई लोग पीछे रह गए थे। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, वो अमीर को और अमीर बना सकती है और अनजान व्यक्ति को और कमजोर भी। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप इसे समझते हैं या नहीं। ये समय है अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को अपडेट करने का, सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि ये समझने पर कि पैसा फ्यूचर में किस रूप में होगा। डिजिटल एसेट्स, ऑनलाइन इनकम, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये सब फ्यूचर की रियलिटी है और जो आज इसे सीख लेगा वही कल फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। कियोस्की का संदेश साफ है, अगर आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सेफ रहना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी को अपना साथी बनाइए, डर को नहीं, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा एसेट जमीन या सोना नहीं बल्कि आपकी टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। चैप्टर 9, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही असली ताकत है। कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, ओवरटाइम करते हैं, प्रमोशंस के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उनका बैंक बैलेंस वही रहता है। दूसरी तरफ कुछ लोग कम मेहनत करते हुए भी फाइनेंशियली सिक्योर होते जाते हैं। फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होता, फर्क होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का, वो समझ जो पैसे को सिर्फ कमाने की चीज नहीं बल्कि समझने की चीज मानती है। सोचिए, अगर दो लोगों को एक जैसी सैलरी मिले तो क्या दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी होगी? अक्सर नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति सैलरी मिलते ही खर्चों की लिस्ट बनाता है, ईएमआई, शॉपिंग, लाइफस्टाइल, और दूसरा व्यक्ति वही सैलरी देखकर सोचता है, इसमें से कितना हिस्सा मेरे लिए काम कर सकता है? यही सोच का अंतर फाइनेंशियल आईक्यू कहलाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अकाउंटिंग या नंबर्स जानना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और उसे किस तरह से इस तरह लगाया जाए कि वो आपके लिए इनकम जनरेट करे। रिच लोग हर खर्च से पहले सोचते हैं, क्या ये एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट? और यही सवाल उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ की दिशा तय करता है। एक छोटी सी कहानी समझिए। दो दोस्त थे, दोनों की इनकम समान थी। पहले ने नई कार ली ईएमआई पर, ब्रांडेड चीजें खरीदी, लाइफस्टाइल अपग्रेड किया। दूसरे ने वही पैसे से एक छोटा एसेट खरीदा जो हर महीने पैसिव इनकम देने लगा। 5 साल बाद पहले दोस्त की कार पुरानी हो चुकी थी और ईएमआई खत्म होते होते उसकी वैल्यू गिर चुकी थी, जबकि दूसरे दोस्त का एसेट अब भी इनकम दे रहा था और उसकी वैल्यू बढ़ चुकी थी। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फर्क है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि डेट से डरना नहीं है, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करना है। गुड डेट वो होता है जो एसेट बनाता है और बैड डेट वो जो लायबिलिटी बढ़ाता है। रिच लोग डेट को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम लोग डेट के बोझ तले दब जाते हैं। ये समझ हमें टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, इन सब को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। जब आप नंबर्स को पढ़ना सीख जाते हैं, तब आप फाइनेंशियल गेम के रूल्स समझने लगते हैं, और जब रूल्स समझ में आ जाते हैं, तब आप गेम में सिर्फ प्ले नहीं रहते, बल्कि गेम को कंट्रोल करने लगते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस असल में माइंडसेट का खेल है।
ये हमें सिखाती है कि सैलरी पर निर्भर रहना सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज ही असली सिक्योरिटी है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उस पैसे को कैसे ग्रो करना है। जब इंसान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित कर लेता है तो उसके डिसीजंस बदल जाते हैं। वो इंपल्स बाइंग से बचता है, फ्यूचर के लिए प्लान करता है, अपॉर्चुनिटीज को पहचानता है और धीरे धीरे उसका पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही वो पल होता है जब व्यक्ति रैट रेस से बाहर निकलने की दिशा में पहला कदम रखता है। आखिरकार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वो ताकत है जो ऑर्डिनरी इनकम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ में बदल सकती है। ये वो स्किल है जो किताबों में कम और अनुभव में ज्यादा मिलती है, और जब ये स्किल आपके अंदर आ जाती है तो आप सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं रहते, बल्कि पैसा बनाने वाले बन जाते हैं। दोस्तों, आखिर में यही समझ आता है कि अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, सोच से होती है। जब हम पैसे को सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि अपने लिए काम करने वाला टूल मान लेते हैं, तभी हमारी फाइनेंशियल जर्नी बदलने लगती है। छोटी छोटी आदतें, सही डिसीजंस और सही माइंडसेट ही हमें रैट रेस से बाहर निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं। उम्मीद है इस किताब के विचारों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपकी मनी माइंडसेट में एक नई जागरूकता लाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी फाइनेंशियल एजुकेशन की इस जर्नी का हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक समरी।